तो हमें पता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी आ जाओ, इस क्वेश्चन के साथ हम खेलते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हो और कितना गलत कर पाते हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये पूछा जा रहा है। देखो भैया, परिमेय संख्या आपको पहचानना है। ऑप्शन ए तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, अंतर मतलब घटा, अंतर जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आपको तो परिमेय संख्या पहचाना है। √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। √3 से √3 कटेगा तो बचेगा सिर्फ 2, और 2 के बट्टे में 1 छिपा ही रहता है, तो PYQ के रूप में आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी प्रकार चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। देखो भैया, आपसे मैंने कई बार बता चुका है कि द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है वो केवल 2 होता है। क्या होता है? केवल 2 घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ रही ना। आइए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 1, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 है, ऑप्शन बी में 1 और सी में है 4 और डी में है 2। इसका सही आंसर क्या होगा? भैया आप मान रख करके भी निकालोगे तो एक ही आंसर आएगा। अगर ऐसे फॉर्मूला के रूप में देखोगे, देखो sin स्क्वायर ये थीटा है, ये भी थीटा समझो, तो थीटा थीटा समान है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बोलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए हम चौथा प्रश्न लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो 1 होता है, और न्यूनतम मान यानी कम से कम मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। इस बात को भली भांति जान लेंगे। ठीक है, आइए हम 5वां प्रश्न लेते हैं। तो भैया 5वां प्रश्न कहता है कि पाई है, बताइए परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या या डी, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि पाई एक ऐसी संख्या है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका मान होगा, जैसे कि 3.14 है ना, या फिर 22/7, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे, लेकिन ये खुद अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि बहुपद x² + 2x + (1) का एक शून्यक कौन है। तो इसमें से बताना कि कौन एक शून्यक है। तो आप इसको क्या करो, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये x² है तो x² होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, x से x² में गुना करेंगे तो x²। चलो हम तोड़ लेते हैं इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो x प्लस के x में टूटेगा, x से गुना करेंगे तो x² और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर हम कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस की 1 होगा। ठीक है, 2 में से 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस का 1। ठीक है, दोनों में से 1, और ये हो जाएगा x प्लस का 1। ये तो हम लिख सकते हैं x प्लस का 1 बराबर में, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 आपको रखना पड़ेगा। तो x प्लस के 1 बराबर में 0, इधर भी रखेंगे x प्लस के 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, इधर भी x की वैल्यू आ गई -1। अब देखते हैं कि -1 है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है -1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 7 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन ए में 2, बी में 1 और सी में अनंत और डी में 3। भैया कोई भी सर्कल है, सर्कल यानी वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा मतलब इसको छू करके जाने वाली रेखा, जैसे कि एक ये रेखा है ना, या एक ये रेखा, फिर एक ये रेखा, मतलब छू करके गुजरने वाली रेखा। तो ऐसे तो भैया आप अनंत रेखा खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो भैया इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनंत। भैया जब भी आपके एग्जाम में आए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। ठीक है, आइए इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो भैया प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखो भैया परिसर ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, अधिकतम मान माइनस के न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान यहाँ सबसे बड़ी संख्या 30 है,
तो 30 करेंगे, और छोटी संख्या कौन है 9, तो 9 करेंगे, घटा देंगे तो भैया क्या होगा 21, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन में 21, ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी परिसर निकालने के लिए कहे तो सबसे बड़ी संख्या देख लेना और सबसे छोटी संख्या देख लेना, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार हम 9वां प्रश्न देखते हैं। अब देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो भैया ये सूत्र है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। देख लीजिए cos थीटा कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला चल रहा है। चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी घटना ई के लिए प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर होगा। देखो भैया मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने हर चैप्टर पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ प्रश्न भी मैंने आपको बताया है ना, तो उसमें भी ये मैंने बताया कि प्रायिकता हाँ प्लस के प्रायिकता ना, ये जो डैश दिया रहता है उसको हम प्रायिकता ना बोलते हैं। तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना का योग क्या होता है, तो वो होता है 1। क्या होता है भैया 1, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने का सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है कि भैया सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो ज्यादा बार रिपीट कौन है इसमें देख लीजिए, साफ जाहिर हो रहा है 11, 11, 11 3 बार है, 11 रिपीट है ना। उसके बाद कोई संख्या ज्यादा बार रिपीट है, देखिए 9 2 ही बार है, 10 2 ही बार है, बाकी तो कोई नहीं है। तो 11 इसका राइट आंसर होगा। हाँ इसमें एक और क्वेश्चन फंस जाता है कि मान लो कि 11 3 बार रिपीट है, हो सकता है कि एक बार और 10 दे दिया जाए, मान लो तो 10 भी हो जाएगा 3 बार रिपीट, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, मान लो कि इसमें 10 इंक्लूड कर दिया जाएगा, तब आप क्या कहेंगे इसका आंसर, क्योंकि भैया 10 की भी संख्या 3 बार रिपीट हो जाएगा, 11 भी 3 बार रिपीट होगा। तो दोनों में देखेंगे सेम तो रिपीट हो रहा है, यानी कि मान लो कि 3 बार 10 भी रिपीट हो रहा है, 3 बार 11 भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों में देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, तो 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लिया। आइए प्रश्न क्रमांक हम 12 की ओर चलते हैं। भैया प्रश्न क्रमांक 12 कहता है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। भैया बहुपद नहीं है, आपको वो बताना है। सबसे पहले जान लो कि बहुपद कौन होता है, जिसका प्रत्येक चर का घात जो होता है वो पूर्णांक होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है, ये समझो पूर्ण संख्या, तो वो कहलाता है क्या हमारे पास, तो बहुपद कहलाता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या समझ रहे हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो देख लेना कि पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, जैसे x² प्लस के √3, तो इसमें घात जो है वो 2 है, वो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। और -5x, तो देखिए x के ऊपर एक घात छिपा रहता है, एक क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी एक बहुपद है। अब देखिए 3x के घात 5, 5 क्या है पूर्ण संख्या है, प्लस x 1/2, 1/2 क्या ये भिन्न वाला पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि हम पूर्ण संख्या जब भी लिखते हैं 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या रहती है ना, उसमें 1/2 नहीं आता है। तो भैया ये तो देख लो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहता है बहुपद नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो बहुपद है डी, देखिए इसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या 2 भी है, यहाँ भी 1 है, तो 2 1 ही सब तो पूर्ण संख्या ना हुआ। नहीं डिफिनेशन पता है तो डिफिनेशन पता कर लो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। मैंने बता दिया कि 0 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 जहां तक जाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। तो देख लो भैया प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो 11वां पद आपको निकालना है, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो वो होता है A प्लस के 10D, एक पॉइंट कम कर दो। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और प्लस में 10D, तो 10 और गुने में D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू हम निकाल लेंगे भैया। सिंपल D के मान निकालने का तरीका है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, तो आगे वाला पद क्या है -1/2 है, और घटाएंगे -3, तो घटा देंगे -3, तो ये माइनस से गुना करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं +3। इसके नीचे एक छिपा 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का क्या 1 हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा भैया 2 कम 2 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये बट्टा में 2, तो 5/2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, अब काट दो, 2 पंचे 10 कट गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 और प्लस में 25 हो जाएगा, है ना। तो बराबर 25 में से -3 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारे पास कितना होगा 22 हो जाएगा। तो भैया 11वां पद जो हो गया भैया कितना, तो 22 इसका राइट आंसर। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 22। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए ना। आइए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + के 1 के मूलों का गुणनफल होगा। भैया मूलों का गुणनफल होगा ये पूछ रहा है, तो मूलों के गुणनफल को क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है, ये ना होता है। तो C का मान क्या है? इसमें 1 है और A का मान क्या है? 4 है। तो बोले तो 1/4 इसका आंसर, 1/4 ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भैया। 15 में देख लेते हैं। 15 कहता है कि AP का पहला पद A है और सारवंतर D हो तो n पदों का nवां पद का योग होगा। nवां पद का योग मतलब SN बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है। SN बराबर क्या होता है इसमें देख लो। SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी ये सही आंसर होगा। देखो 4 ऑप्शन है, कहीं मिस्टेक मत कर लेना। देखो यहाँ पे 2 छोड़ दिया है, ऐसा ना कि हुलबुला जाना ऑप्शन देख करके लिए, ठीक है। तो n/2 × 2a + n - 1 × d ये फॉर्मूला है इसका सही आंसर। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 में देख सकते हैं, कहता है कि 1/√3 बराबर है तो sin 30 डिग्री के या tan 30 डिग्री या tan 60 डिग्री या sin 60 डिग्री के मान। तो सिंपल सी बात है, 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 18 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल चारों ऑप्शन में से कौन इसका सही आंसर? सिंपल सा बात है, आपको याद होगा 3πr² होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल, ठीक है, 3πr²। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हम क्या करेंगे? cos थीटा बराबर 1 यानी √2 cos थीटा है तो हम लिखेंगे सिर्फ cos थीटा और बराबर 1। √2 गुना में है, ये इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब बताइए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/√2 cos कितने डिग्री का मान होता है? तो आप कहोगे 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान। तो सिंपल सी बात है, थीटा के जगह पे कितना है? 45 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया भैया 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। आइए हम प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। तो भैया प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f × x बराबर x² - 3x + के 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो भैया 1/α + 1/बीटा का मान पूछ रहा था। अल्फा और बीटा का क्या करो? एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये बीटा बचेगा, प्लस में बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a और बटा में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। a से a कैंसिल तो हमारे पास बचेगा -b/c। तो कह सकते हैं माइनस, और b का मान क्या है? इसमें b का मान -3 है तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस का 3 हो जाएगा बटे c का मान क्या, और c हमारे पास क्या है? तो c हमारे पास भैया 5, तो ये हो गया 5, यानी हो गया हमारे पास आंसर 3/5। तो देख लो 3/5 क्या है? ऑप्शन ए द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे समझ में आ गया ना कंसेप्ट। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम यानी d होगा। कहता है कि दोनों मूल बराबर हो, तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। जब d बराबर 0 होता है तभी तो दोनों मूल बराबर होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए 21 के ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ पे देख सकते हैं। 21 कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई जो है b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? l × b × h, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। कहता है कि कर्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। आपको पता है कि पहले को हम कहते हैं x और दूसरे को कहते हैं y। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो y वाला कोटि होता है, पूछ रहा है कोटि का मान, तो कोटि यहाँ पे -4 है, -4 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक 23 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री, कोण A 40 डिग्री, तो कोण C का मान होगा। बताइए A, जैसे कि त्रिभुज ABC है, मान लो ये A और B और C, ये B कोण जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है, और कोण A जो है भैया वो 40 डिग्री है। तो कोण C का मान, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो भैया कोण C हमको निकालना है, तो 90 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ दो और 180 में से घटा दो, सिंपल। तो 9 और 4 13 130 डिग्री हो जाएगा। तो हम 180 में से क्या करेंगे? 130 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा कितना? 50 डिग्री। ये ना होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 50 डिग्री, आ गया ना। 5 4 9, 9 दूना 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपना चाहो तो बना करके कोण ए प्लस कोण बी कोण सी ऐसे करके बराबर 180 डिग्री करके निकाल सकते हो, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक हम 24 की ओर चलते हैं और 24 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 जो कहता है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री है, तो बराबर क्या होगा। इसका जब इस टाइप के देखो ना तो यार डायरेक्ट एक आंसर होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का अंतराल में एक साथ हम कर लेते हैं। सबसे पहले 25 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ोगे तो हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं पहले tan 25 डिग्री तो 25 डिग्री, tan 65 डिग्री इधर लिया, tan 65 डिग्री एक साथ रख लिए, और उसके बाद tan 20 डिग्री तो tan 20 डिग्री, और उसके बाद tan 70 डिग्री है इधर तो tan 70 डिग्री हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो tan है तो हम लिखेंगे tan और 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो सिंपल, tan 90 डिग्री। आप सोचो कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 25 डिग्री आ जाए, तो आप कहोगे 65 डिग्री सर घटा दीजिए, तो 65 डिग्री घटा देंगे इंटू tan 65 डिग्री तो tan 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सब गुना के रूप में गुना आप लिख सकते हो। tan 20 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को बदल लेते हैं तो tan, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये याद रखना कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 20 डिग्री आ जाएगा, तो आपको होगा कि 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री घटाएंगे गुने में ये tan 70 डिग्री तो tan 70 डिग्री रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लो tan तो tan 90, देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot थीटा, थीटा हमारे पास 65 डिग्री तो 65 डिग्री, यहाँ पे इंटू tan 65 डिग्री है तो tan 65 डिग्री हो जाएगा। सब गुना में रहता है। देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot और थीटा के जगह पे 70 डिग्री तो हम लिख सकते हैं 70 डिग्री, और गुने में tan 70 डिग्री तो हम लिख सकते हैं tan 70 डिग्री। अब देखो cot थीटा गुने tan थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, और cot थीटा गुने tan थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 गुना करेंगे तो 1, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 26 की ओर। तो भैया यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 25 कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में RP, तो इसमें से कंडीशन चूज करना है कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC है तो हम उसको बना लेते त्रिभुज ABC। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है PQR तो हम उसको बना लेते हैं PQR, ठीक है। अब कंडीशन देखो कि इसमें क्या कहता है, AB बट्टे में PQ, यानी ये भुजा है इस भुजा के बट्टा में अनुपात में, यानी तो AB बट्टे में क्या है PQ, ठीक है, बराबर। उसके बाद क्या है BC बट्टे में RP, तो BC ये है और RP तो RP ये है, यानी ये है RP, ठीक है। तो हम लिखेंगे BC बट्टे में RP। तो अब ध्यान से देखना कि ये भुजा और ये भुजा यही ना दोनों इसमें आया है, ठीक है। तो इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये है तो कोण B निकाल लो यहाँ से, कोण B बराबर ये भुजा और ये भुजा के बीच का कोण ये है, मैंने ट्रिक बताया था, ये हो जाएगा कोण P। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, यानी कोण B बराबर कोण P, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 26 देख लेते हैं। भैया प्रश्न क्रमांक 26 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या का मैंने तरीका बता चुका है। क्या बताया कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 गुणनखंड आए वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे में 5 और गुणे में 1 है ना, 2 पंचे 10, 10 से कम से गुना करेंगे 10 से कम 10, तो भैया इसका 3 अभाज्य गुणनखंड हुआ, गुणा करने पर 3 अंक आ गया। तो ये क्या हो सकता है, यह अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है। किसका अगर तोड़ोगे तो 3 गुणे में 7 गुणे में 1 यही ना आएगा। तो 7 21, 21 में 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, मतलब 21 ही होगा। तो इसका भी 3 अंक आ गया अभाज्य गुणनखंड करने पर, केवल 2 अंक आना चाहिए, वही उसका क्या होगा अभाज्य संख्या। अब 11 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 गुणे 1 होगा, 2 संख्या आ गया। जब 2 संख्या आ गया तो यही इसका क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। भैया प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है, देख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा। देखो सूत्र है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस सूत्र के बराबर होता है, तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं। तो हम इसको दोनों को बदलेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे में साइन
थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। मेन बट्टा, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 में कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब ये मेन बट्टा है तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा, मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, तब भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो एक से एक कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 28 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 28 नंबर देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का परिमाप क्या था, वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, इसमें 2 आर होता है, जैसे कि 2 गुने आर लिख सकते हैं, इसमें आर स्क्वायर यानी आर गुने आर, तो एक बार से आर कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ 2, ये आर बराबर 2 ही ना है, तो आर बराबर 2 मात्रक लिख दो, तो 2 मात्रक इसका, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक 29 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29 कहता है कि बिंदु ए जो है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का रूट अंडर, यही ना मूल बिंदु का फॉर्मूला है। तो पहला एक्स और दूसरा वाई है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा रूट अंडर, तो हम इसको 9 4 क्या लिख सकते हैं 13, यानी रूट अंडर 13 आंसर होगा। तो रूट अंडर 13 यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिंपल सा निकाल दिया। अरे एक्स के जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और वाई की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आ गया ना सिंपल। आइए हम प्रश्न क्रमांक 30 की ओर चलते हैं। देखो भाई प्रश्न क्रमांक 30 कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। सिंपल सी बात है, दो संख्या का HCF यानी A और B का जो HCF दिया गया है 15, तो HCF 15 LCM 90, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बोले तो A गुने B, ठीक है। तो A गुने B बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि A गुने B बराबर, A गुने B यानी संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो क्योंकि संख्या का गुणनफल ही ज्ञात करना है, तो संख्या के गुणनफल बराबर जो होता है वो HCF गुने LCM होते हैं। तो HCF यानी 15 और गुने LCM हमारे पास 90, ठीक है। देखो याद रखना है संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। तो HCF 15 और गुने LCM, तो 90 में 15 से गुना करेंगे तो 15 नमा 135 और 0 रखेंगे 1350, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। दाम 35 है जिसको बोलते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भैया प्रश्न क्रमांक 31 कहता है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। सिंपल सी बात, थीटा का मान ज्ञात करना है, 2 गुना में है, बराबर सीधे रहेंगे तो बट्टा में जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। थीटा 2 गुना में है तो बराबर सीधे जाएगा तो कट जाएगा तो 30 डिग्री आएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये 1/2 यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब प्रश्न क्रमांक हम 32 सॉल्व करेंगे। 32 में कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण का हल होगा। मैंने क्या बोला था कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता है, याद रखना। जब भी प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी मतलब इस तरीके से काटती है, ग्राफ जब बनाओगे तो जहां पर काटता है वहीं पर हल निकलता है, तो केवल एक हल होता है ऐसे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 32 आपने समझ लिया। आइए हम 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, कितना होता है भैया, तो वो होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री मतलब कि दो समकोण के बराबर हुआ, ठीक है। 34 में आप देख सकते हो, 34 कहता है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो गोले का आयतन, देखो ये गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन जैसे कि दो गोला होगा तो एगो बड़का एगो छोटका गोला होगा, तो बड़के गोले में बड़का आर मानेंगे, छोटके गोले में छोटका आर मानेंगे। तो गोले का आयतन यानी 4/3πr3, ठीक है। तो हम बड़का आर मान लेते हैं, अनुपात कह रहा है तो बट्टा में जाएगा, यानी 4/3πr3, ठीक है।
तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। और अनुपात देखिए, इसका अनुपात यानी 125 अनुपात 27 है, तो 125 और बट्टे में 27 होगा। अब ये आर क्यू है, ये भी आर क्यू है, तो यानी आर क्यू बोले तो अगर क्यू हटेगा तो इधर रूट घनमूल पड़ेगा। तो बोले तो आर बड़का आर बटे अगर छोटका आर निकालेंगे तो देखो क्यू है तो इधर घनमूल, घनमूल क्या होता है कि 3 को में से एक निकलता है। तो 25 को अगर लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5, 50 25, 25 पंचे 125, ठीक है। यहाँ 3 है, क्यूब हटेगा तो यहाँ पे घनमूल पड़ेगा, घनमूल कहता है 3 को में से एगो, तो 3 को 5 में से एगो 5 निकलेगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 9 9 3 27, 3 को 3 में से एगो 3 निकलेगा। तो बड़का आर 5 और छोटका आर 3। अब कहता है इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका अनुपात बताना यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब यहाँ पे देख लेना आर स्क्वायर, आर के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बटे आर के जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो अनुपात में इसको लिख सकते हैं 25:9, इसका आंसर हो गया। तो देख लो इसका आंसर कहाँ पे है, 25:9। सही आंसर क्या हो, ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक हम 35 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 35 कहता है कि यदि cos थीटा बराबर x तो sec थीटा का मान होगा। भैया cos थीटा बराबर x है ना, तो सिंपल सी बात है sec थीटा का मान पूछ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो भैया sec थीटा का मान, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे में cos थीटा, यही ना होता है। तो 1 तो 1 और cos थीटा का वैल्यू क्या है x, तो x बोले तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा, 1/x। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 1/x, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 39 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सीरियल नंबर में गलती हो गया, 35 के बाद डायरेक्ट 39 हो गया, नो प्रॉब्लम, सीरियल नंबर में गलती हुआ, क्वेश्चन नहीं गलती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A जो है 2,4 है और B है 0,6 तथा C जो है 4,-1 हो, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक हो। केंद्रक क्या कहता है कि x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बाई 3 y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बाई 3, यही ना होता है भैया। तो हम क्या करेंगे, x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो x1 यहाँ पे 2 है और प्लस के x2 हमारे पास 0 है और प्लस में x3 हमारे पास क्या है 4 है और बट्टे में रखेंगे 3, y1 हमारे पास क्या है, तो y1 हमारे पास 4 है प्लस के y2 हमारे पास 6 है और प्लस के y3 हमारे पास क्या -1 है, तो -1 और बट्टे में 3। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 2 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6 2 आएगा, 6 4 10, 10 में से -1 घटाएंगे तो 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3 के 9, तो 2,3 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की ओर। तो देख लो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि n पदों वाले AP का योग n² + 2n + के 1 है तो उसका 6वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए n पद वाले AP का योग कह रहा है, योग को हम SN से प्रेजेंट करते हैं, यानी n पदों वाले AP का योग, बोले n पद यानी SN हुआ कि n पदों का योग, तो n पदों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है n² + के 2n और प्लस के 1, ठीक है। अब देखो भैया मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अगर S1 कहा तो ये हुआ एक पदों का योग, और पद क्या होता है जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, है ना, A3 हो गया, तो जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हुआ। तो अगर हम S1 कहेंगे तो पहला पदों का योग हुआ, अगर S2 कहेंगे तो 2 पदों का योग है, यानी ये दोनों पदों का योग है, यानी A2 + के 3, ठीक है, 2 पदों का योग हुआ, समझ रहे हैं ना। अगर S1 कहें तो 1 पदों का योग, तो 1 पद ये है, S2 कहें तो 2 पद हुआ, यानी 2 पदों का योग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से 2 पदों का योग हो गया, है कि नहीं, A1 + के 2, ये 2 ही पदों का ना योग हुआ 2। अगर S3 कहें तो 3 पदों का योग, यानी पूरा का योग हो जाएगा, इस तरीके से तो डॉट यहाँ तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, प्रथम पद, पहला पदों का योग, दूसरा पदों का योग, ये सब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लो कि n के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, n के जगह पे 1, तो बोले तो S1 यानी प्रथम पदों का योग निकाल रहे हैं, तो n के जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस में 2 और गुने में n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस के 1, तो S1 हमारे पास 2 1 3 1 4, मतलब प्रथम पदों का योग 4 आ गया।
तो प्रथम पदों का योग 4 हो गया, मतलब एक पदों का यानी पहला पदों का योग। तो प्रथम पदों के योग को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रथम पदों का योग हम S1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो S1 यानी भैया हम इसको कह सकते हैं कि A बराबर, क्या कह सकते हैं, A1 कहो या A बराबर कहो, ठीक है, A बराबर 4 हुआ, ठीक है। अब हम दूसरा पद निकालते हैं यानी S2, यानी दो पदों का योग। तो S2 निकालेंगे तो n के जगह पे हम 2 रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे n के जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में 2 गुने n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और तो 4 लिखेंगे और प्लस के 1 है तो 1, तो दो पदों का योग हमारे पास क्या है, 4 4 8 है, 1 9 हुआ। तो S2 का मतलब समझे, दो पदों का योग मतलब दो पदों का यानी पहला पद दूसरा पद, ये दो पदों का योग हुआ बोले तो A1 प्लस के A2 हुआ ना, दो पदों का योग। तो दो पदों का योग कितना निकला, 9 निकला। अब देखो हम क्या करेंगे, A1 यानी प्रथम पद बोले तो A1 निकला हुआ 4, तो हम लिखेंगे 4 और प्लस के A2 और बराबर 9, तो 9 है कि नहीं, यही नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम A2 निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 9 प्लस का है 4, इधर आया तो माइनस के 4, तो A2 की जो वैल्यू आ जाएगी भैया 9 में 4 गया तो 5, यानी दूसरा पद 5 आया और पहला पद 4 आया। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं डी का मान। तो डी बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, डी कहता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, तो A2 माइनस के A1, तो A2 हमारे पास 5 है और माइनस के A1 हमारे पास 4 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो डी निकल गया, अब प्रथम पद निकल गया। तो हमको कहता है भैया छठवां पद ज्ञात कीजिए, यानी A6 कहता है ज्ञात करने के लिए छठवां पद। तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस के 5D, ठीक है। चलो हम पुट करते हैं, A के जगह पे रखेंगे 4 और प्लस में 5 और गुने में D के जगह पे रखेंगे 1, तो बराबर 5 से 5 होगा, 5 4 9 हो गया, यानी छठवां पद जो हो गया भैया 9 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 41 देख लेते हैं। 41 क्या कहता है, 41 में देखिए, ध्यान से देखिएगा। 41 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो भैया, कोई भी अगर दो समरूप त्रिभुज होता है, अगर उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, तो भैया ध्यान रखना कि वो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये भुजा का अनुपात है ना, इसके वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, यानी 9:25 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 में देख लीजिए, 42 कहता है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच की दूरी का दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, दूरी सूत्र है। तो x2 हमारे पास 2 माइनस x1 हमारे पास 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, तो y2 हमारे पास 3 और माइनस के y1, तो ये माइनस प्लस के 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट तो रूट लगा दो। अब क्या करेंगे, 2 में से 4 जगह तो माइनस के 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो रूट अंडर 16, 16 4 20 हो जाएगा, रूट अंडर 20, 20 का वर्गमूल निकालो। तो 20 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने में 5 गुने 5 गुने में 2 गुने 2 और गुने में 5 आएगा, 2 दूनी 4 4 5 20। रूट कहता है कि 2 में से 1 2 बाहर करो, तो 2 में से 1 2 बाहर और रूट में बच जाएगा सिर्फ 5, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट अंडर 5 है, देख लो 2 रूट अंडर 5 क्या, ऑप्शन डी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने रिवीजन कर लिया, आई होप कि आपका एग्जाम बेहतर तरीके से जाएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।